ऑफ यू। सभी को आवाज़ आ रही है? लास्ट सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 76 से और पूरा इवोल्यूशन का सब कुछ हम लोग देखेंगे। क्लियर है? सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास टेस्ट सीरीज है जिसमें से हम लोग 75 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम लोग 75 से आगे की तरफ करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट हमें देखना है 76 क्वेश्चन, एक इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में हमें देखना है। तो यहाँ से पॉल्यूशन से भी एक क्वेश्चन तो आपको मिलता ही जनरली। तो आपको पॉल्यूशन एक ईजी टॉपिक है, बट आपको कुछ चीज़ें याद रखना है, स्पेशली स्मोक के बारे में। तो स्मोक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपको क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले पैन होता है, पैन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट, एसिड रेन इज रिजल्ट्स मैंने SOX एंड NOx, मैंने पहले भी बताया था। यानी नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड से ही एसिड रेन होता है, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है, HNO3 और H2SO4 बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास मोनोमेंट होते हैं, स्पेशली जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए पत्थर है वो खराब हो जाते हैं। तो उस केस में ये भी स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर इन्वर्जन रेसिस्ट द वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारे पास टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमारे पास मिक्सिंग ऑफ एयर भी होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल हैज रिड्यूस एटमोस्फेरिक लेड पॉल्यूशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन बहुत सारे लोग, इवन जो ऑयल बनाने वाली कंपनी है, जो मान लो व्हीकल में हमारे पास क्या पेट्रोल हम लोग डालते हैं, पेट्रोल में लोग पेट्रोल की माइलेज बढ़ाने के गाड़ी की माइलेज बढ़ाने के लिए उसमें लेड मिक्स कर देते हैं। बट ये लेड क्या होता है, हमारे पास इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करता है। अब वहाँ पे लोग क्यों लेड मिक्स करते हैं? बिकॉज अब वो चाहते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप का जो पेट्रोल है उसके अंदर लेड डालेंगे तो माइलेज ज़्यादा होगा, तो जो भी कंज्यूमर होगा ज़्यादा ज़्यादा उसके पेट्रोल पंप से क्या करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे। हालांकि इसका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी वजह से गवर्नमेंट बहुत जगह ये तो ऑलमोस्ट बैन ही कर दिया है कि आपको लेड मिक्स नहीं करना है, बट स्टिल अभी भी बहुत जगह पे मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे ऑल आर द करेक्ट, तो ऑल आर द करेक्ट, ये बात क्लियर। तो लेड फ्री हमें पेट्रोल यूज करना चाहिए, बट ड्यू टू द थोड़े बहुत अपने पर्सनल फायदे के लिए लोग मिस यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 77 सॉरी, 76 तो हो गया, एक मिनट, हाँ 77। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइलैंड बायोग्राफी थ्योरी, आइलैंड बायोग्राफी की थ्योरी से यह क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या क्या, लार्जर आइलैंड सपोर्ट ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस, बिल्कुल सही है। हमारे पास लार्जर एरिया है, तो जितना एरिया हमारे पास ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस होगा। बट अब यहाँ पे एक अगर दो इकोसिस्टम को मैं कंपेयर करूँ, मान लो दोनों के एरिया बराबर है। अब जब कंपेयर करूँ तो अगर हम एक एब्सोल्यूट वैल्यू में, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को काउंट करूँ, तो मान लो यहाँ पे 4 टाइप के स्पीसीज, यहाँ पे 6 टाइप का स्पीसीज है, बट इसका हमारे पास स्पीसीज रिचनेस क्या है, ज़्यादा है। बट अगर आप, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता, मैं उसको काउंट ही नहीं कर पाऊँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ दोनों जगह ग्रास काउंट करो, कितने टाइप का ग्रास, आप काउंट नहीं कर पाओगे। उस केस में हमारे पास एब्सोल्यूट एग्जैक्ट नंबर तो नहीं देख सकते। तो वहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं, जो लार्जर आइलैंड होगा, यानी लार्जर जो इकोसिस्टम होता है, वो क्या सपोर्ट करेगा, ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस, ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस, ये इन जनरल है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना है कि कई बार होता है कि हमारे पास ये भी एक सर्टेन लिमिट तक, ये भी एक सर्टेन लिमिट तक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर हमारे पास नहीं हो सकता है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है। दूसरा, आइलैंड क्लोजर टू द मेनलैंड रिसीव द मोर इमिग्रेंट्स, ये भी सही है। हमारे पास जैसे ही हमारे पास मेन लैंड से, मान लो दिस इज द मेन लैंड और ये क्या है, हमारे पास आइलैंड है। अब मेन लैंड से ऑब्वियस सी बात है, एनिमल यहाँ से शिफ्ट करके जाएंगे, जितना ज़्यादा क्लोजर होगा उतना ही ज़्यादा इमिग्रेंट्स होता है। और आई वाला इमिग्रेंट्स का मतलब होता है आना, आई वाला इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में आना। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया, हमारे पास सही हो गया। तीसरा है, स्पीसीज रिचनेस रिफ्लेक्ट्स ए बैलेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन, बिल्कुल सही है। स्पीसीज रिचनेस रिफ्लेक्ट्स बैलेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एक्सटेंशन, हमें बैलेंस मेंटेन करके रखता है। नहीं तो अगर एक्सटेंशन भी नहीं होगा या फिर स्पीसीज लॉस भी नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो बहुत ही, दोनों मतलब जो भी स्पीसीज ए है और स्पीसीज बी, दोनों को नुकसान होता है। और हमें पता है कंपटीशन में दोनों पार्टनर को क्या होता है, नुकसान होता है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत है। हमारे पास ओशियनिक आइलैंड पे नहीं, कोई भी हमारे पास
आइलैंड पे अप्लाई हो सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनर्जी फ्लो एंड प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन, मैंने पहले भी बताया था हमारे पास एनपीपी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जीपीपी, ये सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स कौन बनाता है? सिलेंटेट बनाता है। कोरल रीफ के वजह से आपको कैल्शियम कार्बोनेट का जब एक्सपायर कर जाते हैं तो वो एक रीफ बना लेता है पूरा, और वहां पे बहुत ढेर सारे स्पीसीज आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, और इट मीन्स वहां पे क्या होता है, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारे पास, एक्सप्लॉयटेशन इफिशियंसी रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल एनर्जी कंज्यूम्ड, एक्सप्लॉयटेशन इफिशियंसी रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल एनर्जी कंज्यूम्ड, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट्स एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, डेट्राइटस फूड चेन डोमिनेट्स एनर्जी फ्लो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये स्टेटमेंट सही है। अब एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको डीएफसी, डीएफसी कहाँ में डोमिनेट करता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जबकि ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी डोमिनेट करता है एक्वेटिक में। उल्टा लगता है, लेकिन आपको याद रखना है जीएफसी कहाँ पे डोमिनेट करता है, मेजर कंपोनेंट कहाँ पे होता है जीएफसी का? एक्वेटिक में, जबकि डीएफसी का कहाँ पे होता है हमारे पास? टेरेस्ट्रियल। तो ये चीज याद रखना, कई बार लाइन उल्टा दे देता है, तो यहाँ पे आपको समझना है ये सारे के सारे हमारे पास स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वाटर पॉल्यूशन, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी का मतलब सीओ2 नहीं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन जनरली हायर देन द बीओडी, ये हमेशा सीओडी हायर होता है। तो इसको सिंपल समझना है कि हमारे पास किसी भी एक्वेटिक बॉडी में हमारे पास केमिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है सीओ2 हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि बीओडी में हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन का देखते हैं। किसका देखते हैं हम लोग? ऑक्सीजन का देखते हैं, जबकि केमिकल सीओडी में, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में, हम लोग ऑक्सीजन के अलावा भी और भी गैसेज और भी मटेरियल्स का ऑक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी वाटर बॉडी का सीओडी हमेशा ज्यादा होगा, किसके मुकाबले? बीओडी के मुकाबले, क्योंकि बीओडी में हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं? ऑक्सीजन का देखते हैं। किसको देखते हैं? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन सैग कर्व रिप्रेजेंट चेंज इन डिजॉल्व ऑक्सीजन आफ्टर द सीवेज डिस्चार्ज। अब ये देखिए, थोड़ा सा ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, लाइक दिस। ये ग्राफ है हमारे पास। अब यहाँ पे सैग का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहले इस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का ये लेवल है, इस ऑक्सीजन का क्या लेवल है? दिस इज द लेवल। जैसे ही आपने इस वाटर बॉडी में आपने क्या डाला? सीवेज डाला। क्या डाल दिया आपने? सीवेज डाला। तो सिग्निफिकेंटली क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, जिसके वजह से डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब आप सीएच डालोगे तो सीएच में हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कंपोनेंट, जिसके वजह से इसके अंदर क्या हो गया? न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गया। न्यूट्रिएंट क्या हो गया? ज्यादा। तो अब यहाँ पे जो माइक्रोब्स होंगे, वो माइक्रोब्स क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे? यूटिलाइज। जिसके वजह से सिग्निफिकेंटली डीओ क्या हो जाता है? ड्रॉप, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ड्रॉप। तो जो हमारा ग्राफ पहले ऐसे था, अब ये ऐसे आ जाता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वो ग्राफ कैसे हो जाएगा? इस तरीके से होगा। इट मीन्स हमारा ऑक्सीजन पहले यहाँ पे था, अब ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गया। उसी चीज को बोलते हैं सैग कर्व। उसी को क्या बोलते हैं? सैग कर्व, यानी कि गिरावट बोलते हैं इसको। ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? सही हो गया। बायोमैग्निफिकेशन इज मैक्सिमम फॉर द वाटर सोलुबल, गलत। मैक्सिमम फॉर द लिपिड सोलुबल। किसके लिए होता है? लिपिड सोलुबल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारे पास लिपिड सोलुबल होता है, तो ये मसल मास में, मसल, आपको पता है ग्लाइकोजन, फिर क्या होगा हमारे पास? ग्लाइकोजन जब ज्यादा लोगे तो फैट में कन्वर्ट होगा। उस केस में जो फैट सोलुबल होता है वो इजिली मसल में कंज्यूम हो जाता है, जिसके वजह से इसका बायोमैग्निफिकेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल इजिली बॉडी से रिमूव हो सकता है, लेकिन फैट सोलुबल नहीं होता है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है? बायोमैग्निफिकेशन इज द मैक्सिमम फॉर लिपिड सोलुबल। किसके लिए? लिपिड सोलुबल पॉल्यूटेंट्स में ज्यादा होता है, जबकि वाटर सोलुबल में कम होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया? ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड सोलुबल होना चाहिए। चौथा क्या है? टेरेटरी सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, ये भी सही है हमारे पास। ट्रेट टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट, यानी कि हमारे पास देखो, प्राइमरी सीवेज होता है, सेकेंडरी और टर्सरी। देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और सम टाइम हमें जरूरत पड़ती है तो क्वाटनरी ट्रीटमेंट भी करते हैं, जो स्पेशली वो लोग, हम लोग घर में तो आरओ लगा ही लेते हैं। बट हमारे पास ट्रीटमेंट प्राइमरली 3 टाइप आपको पढ़ना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, फिजिकल ट्रीटमेंट होता है। कैसा होता है? फिजिकल। उसमें हम लोग फिल्टर करते हैं,
अलग अलग मेथड से। दूसरा होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो सेकेंडरी इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और टर्सरी क्या होता है कि हमारे पास सेकेंडरी के मुकाबले टर्सरी मोर एडवांस होता है, जहाँ पे और भी फिल्टर भी करते हैं हम लोग, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। और टर्सरी ट्रीटमेंट हम लोग इसलिए करते हैं कि हम उस वाटर को हाउस में यूज कर सके, चाहे नहाने में चाहे पीने में। बट डिपेंड करता है कि वाटर के अंदर पॉल्यूशन क्या है, इसी वजह से सम टाइम हमें क्वाटरनरी ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो टर्सरी ट्रीटमेंट के बाद हम वाटर पी सकते हैं, बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कभी भी वाटर नहीं पी सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर सिर्फ हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ओनली इन द एग्रीकल्चर। पीने में नहीं यूज कर सकते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद। जब तक टर्सरी नहीं करेंगे, मिनिमम हमें टर्सरी चाहिए अगर ड्रिंकेबल वाटर बनाना है तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया स्टेटमेंट। टर्सरी ये भी सही है। तो गलत कौन सा था यहाँ पे, लिपिड सॉल्युबल, तो आपको याद रखना है दिस वन। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है। अब यहाँ पे देखिए, ए गिल्ड कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज यूजिंग सिमिलर रिसोर्स इन ए सिमिलर वे। गिल्ड का मतलब होता है हमारे पास एक लोकल कम्युनिटी की बात करते हैं। यहाँ पे समझना है कि अगर कोई भी कम्युनिटी, कम्युनिटी किससे बनता है, पॉपुलेशन से। किससे बनता है हमारे पास, पॉपुलेशन में। तो हमारे पास ए गिल्ड कंसिस्ट ऑफ स्पीसीज यूजिंग सिमिलर रिसोर्स इन ए सिमिलर वे। यानी कि कोई भी ढेर सारा मान लो पॉपुलेशन है, काऊ का पॉपुलेशन है, गोट का पॉपुलेशन है, ये सब हमारे पास कहाँ पे रह रहा है, एक एरिया में रह रहा है। तो वहां पे सिमिलर रिसोर्स और सिमिलर तरीके से दोनों घास खा रहे हैं, ये सब उसी को हम लोग बोलते हैं गिल्ड। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सही है, ए गिल्ड कंसिस्ट ऑफ दिस। दूसरा स्टेटमेंट है एन इकोटाइप इज ए जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन विद ए स्पीसीज। एन इकोटाइप इज जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये इकोटाइप किसके बारे में हमारे पास ये बता रहा है। ये बात क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिएगा इकोटाइप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज, ये एक इकोसिस्टम है, ये भी एक इकोसिस्टम है। अब ये दो आपको क्या देखने को मिल रहा है, इकोसिस्टम है। अब कोई भी इकोसिस्टम है तो वहां पे हमारे पास दो चीज होगा, क्या होगा, स्पीसीज। क्या होगा वहां पे, स्पीसीज होगा। और स्पीसीज हमारे पास डिफरेंट टाइप की भी हो सकते हैं, सेम टाइप की भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है कि इकोटाइप क्या बता रहा है, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन होता है। कैसा होता है हमारे पास, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज, विद इन ए स्पीसीज। अब इसी चीज को बोलते हैं उसके अंदर जो भी हेरिटेबल चेंज हो रहा है, जो भी हेरिटेबल चेंज हो रहा है, एडेप्टेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस ए स्पीसीज के अंदर मैंगो की कोई प्रजाति है, किसकी प्रजाति है, मैंगो की कोई क्या हमारे पास प्रजाति है, जिसका हमारे पास, और यहाँ पे भी ये बी है, बी इकोसिस्टम है। इस बी इकोसिस्टम के मुकाबले जो मैंगो की प्रजाति ए इकोसिस्टम के अंदर है हमारे पास, इन दोनों के बीच में हमारे पास हेरिटेबल एडेप्टेशन क्या है, हमारे पास दोनों का अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मान लो, कैसे कोई कोई भी स्टेट ले लो, मान लो आप यूपी के अंदर हो रहा है ये, और ये मान लो कि आपको नागपुर के अंदर हो रहा है, ये बात फिर नागपुर के अंदर दोनों मैंगो ही है। बट यहाँ का लोकल क्लाइमेट यूपी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग है, और इसका हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक अलग है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निकोटाइप इज जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन विद इन ए स्पीसीज। जेनेटिकली क्या होता है, अडेप्टेड होता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकल क्लाइमेट, डिपेंडिंग अपॉन द लोकल क्लाइमेट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीसीज इवनेस रेफर्स टू द रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पीसीज। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना है, एक होता है स्पीसीज रिचनेस और एक होता है स्पीसीज इवनेस। ये दोनों बातें बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे, देखो आप स्पीसीज इवनेस एंड, मान लो यहाँ पे देखिए एक स्पीसीज है, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पे ट्रेंगल वाला तीन स्पीसीज, कुछ भी आप मान सकते हो, और यहाँ पे मैं चकोर एक ही, ये सब स्पीसीज है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और एक हो गया हमारे पास चकोर चकोर मैंने बनाया 6 बनाया, और यहाँ पे देखो मैंने क्या बनाया, स्टार बनाया सब। तो अब ऊपर वाले में आप देखोगे ना, तो दिस इज द, यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है। स्पीसीज रिचनेस क्या हमारे पास ज्यादा है। स्पीसीज रिचनेस ज्यादा कैसे है भाई, ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है। भले इन दोनों सबका नंबर अलग है, बट दिस, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, मतलब डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, ये शो करता है स्पीसीज इवनेस को। किस पे शो कर रहा है, स्पीसीज इवनेस को शो कर रहा है, यानी कि समानता दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक स्पीसीज था
और यहाँ पे भी एक स्पीसीज था, यहाँ पे 2 स्पीसीज था, यहाँ पे 3 स्पीसीज था। बट इसके अंदर इसका भी नंबर कितना है सेम, इसका भी नंबर कितना है सेम। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीसीज इवनेस। दोनों बिल्कुल ही अलग टर्म है। रिचनेस इज डिफरेंट थिंग एंड इवनेस इज डिफरेंट थिंग। तो ये क्या था, स्पीसीज इवनेस, और इधर वाला क्या हमारे पास, स्पीसीज रिचनेस। ये बात क्लियर है? क्लियर हुआ? कई बार ये स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको ध्यान से समझना है कि स्पीसीज इवनेस क्या होता है और स्पीसीज रिचनेस क्या होता है। स्पीसीज इवनेस रेफर्स टू रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पीसीज, रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पीसीज। किसी का टेक्स्ट ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया हमारे पास, सही है, क्योंकि यही तो बता रहा है स्पीसीज इवनेस रेफर्स टू द रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पीसीज। रिलेटिव अबाउंडेंस अभी मैंने दोनों को कंपेयर करके दिखाया, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, सही। चौथा है, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी सपोर्ट द मल्टीपल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इन ए रीजन। ये सक्सेशन का है। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी सपोर्ट द मल्टीपल, नहीं सिंगल। किसको सपोर्ट करता है, वन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मल्टीपल क्लाइमेक्स कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो हमारे पास कौन सा होगा, पहला दूसरा एंड थर्ड आर द करेक्ट। चलो, अब यहाँ से हमारे पास इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, जो बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, जो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन काफी इजी है। सबसे पहले हमारे पास 81 है, लैमार्क थ्योरी ऑफ मोस्ट इफेक्टिव री रिफैक्टेड बाई, यानी कि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, वर्ड थोड़ा नौकस है, डिस्कार्ड होगा इसका मतलब, डिस्कार्ड बाई अगस्त वीजमान जर्म प्लाज्म थ्योरी। अब यहाँ पे कौन सा होगा, डेट इज सभी को पता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, क्योंकि लेमार्क ने यही दी थ्योरी दिया था। दो वर्ड बोला था मैं, लेमार्क का दो वर्ड याद रखना यहाँ पे, यूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा डिस यूज ऑफ ऑर्गन, और तीसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तीन ही वर्ड आपको लेमार्क में याद रखना। यूज ऑफ ऑर्गन के लिए लेमार्क ने जो एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का दिया था, और डिस यूज ऑफ ऑर्गन में जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, आप सभी को पता होगा, स्नेक का। सब लेमार्क ने दिया था, लेकिन एग्जाम्पल गलती नहीं करना है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट आते हैं कि आपको पता हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूज ऑफ ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए लेमार्क ने जिराफ का गर्दन वाला एग्जाम्पल दिया था, जबकि डिस यूज ऑफ ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए लेमार्क ने स्नेक के लिम्ब का ऑर्गन दिया था, मतलब एग्जाम्पल दिया था कि लिम्ब गायब हो जाता है स्नेक के अंदर से। क्या गायब हो जाता है, लिम्ब गायब हो जाता है स्नेक के अंदर से। ये बात समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन द Darwin Origin of Species, the concept of a struggle for existence was heavily influenced by the writing of थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस इनका ऐसे था, उसी को पढ़ के हमारे पास डार्विन ने भी पूरा अपना नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी बनाया था। ये बात क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। जब आप पढ़ोगे इवोल्यूशन तो ये सब बहुत बेसिक थिंग है, जहां से आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म फिटनेस डार्विनिज्म टर्म स्पेसिफिकली रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेविटी, नहीं। एबिलिटी टू सर्वाइव हार्श कंडीशन, नहीं। रिलेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस, रिलेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यानी कि जो फिटनेस का मतलब होता है डार्विनिज्म में कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, हम फिटेस्ट डार्विन उसी को मानते थे, या फिर जो भी नेचर में हम लोग अभी भी उसी को मानते हैं जो रिप्रोडक्टिवली क्या हो, फिट हो, यानी कि वो अपना नेक्स्ट जनरेशन बना सके और उसका नेक्स्ट जनरेशन कैसा हो, वायबल हो। तभी हम लोग उसको मानते हैं फिटनेस, क्योंकि अगर वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाया तो एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डार्विनिज्म में या फिर नेचुरली इकोसिस्टम में फिटनेस रिप्रेजेंट करता है किसको, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रिलेटिव रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मेलानिज इन बिस्टन ब्यूटिलेरिया इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ, बिस्टन ब्यूटिलेरिया इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन हमारे पास तीन टाइप का होता है, होप सो किसी को पता है, एनीवन नो, किसी को पता है सिलेक्शन? थ्री टाइप का सिलेक्शन होता है, जो जो लोग भी प्रेजेंट हैं, विनीता, आशीष, पारुल, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिलेक्शन। सभी लिखा, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हमारे पास थ्री टाइप का सिलेक्शन होता है। एक होता है डिसरप्टिव, दूसरा होता है डायरेक्शनल, और तीसरा होता है हमारे पास, देखो अब मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, एक ही ग्राफ में मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब यहाँ पे हाँ, किसी का मैसेज आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो डायरेक्शनल में क्या होगा कि हमारे पास पिक क्या होगा, इस तरीके से होगा, एक साइड, मतलब कि इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड किसी एक चीज को सपोर्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शनल। ये बात क्लियर? अगर हमारे पास क्या होगा, इस तरीके का दो ग्राफ आ गया, दो ग्राफ बन गया, यानी कि जो हायर वैल्यू है और जो लोअर वैल्यू दोनों को सपोर्ट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव। ये बात क्लियर है?
और एक होता है स्टेबलाइजिंग। एक क्या होता है हमारे पास स्टेबलाइजिंग, सॉरी, एक क्या होता है हमारे पास स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग में आपको समझना है कि हमारे पास ये वाला क्या ग्राफ है स्टेबलाइजिंग। अगर इसी ग्राफ में अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा दूं और इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा दूं, तो इन दोनों के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सेम ग्राफ को मैं बना रहा हूँ, अगर इसको इस डायरेक्शन में बढ़ाया तो दिस इज नोन एज डायरेक्शनल। चाहे मैं इसी ग्राफ को इधर से मैं बनाऊं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी डायरेक्शनल। यानी दोनों क्या है, डायरेक्शनल। अगर पीक हमारे पास ऊंचे की तरफ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग। क्या होता है हमारे पास, स्टेबलाइजिंग। और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शनल, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। और तीसरा क्या होता है, डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में दो पीक आता है, डिसरप्टिव में दो पीक। अब इन सभी का कोर चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है। तो क्या याद रखना है, जब हमारे पास दोनों हायर वैल्यू को हायर वैल्यू को सपोर्ट करोगे तो डायरेक्शनल होगा, या फिर लोअर वैल्यू को सपोर्ट करोगे तो भी क्या होगा हमारे पास, डायरेक्शनल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगर आपको दोनों को एक साथ हायर वैल्यू को भी सपोर्ट कर रहे हो और लोअर वैल्यू को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, डिसरप्टिव। कैसा होता है, डिसरप्टिव। और तीसरा क्या होता है, मीडियन वैल्यू, ना हायर को सपोर्ट कर रहे हो ना लोअर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग, दैट इज नोन एज। यानी मीडियन वैल्यू को सपोर्ट करोगे तो क्या होगा, स्टेबलाइजिंग। तो कई बार क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो याद रखना, अगर हायर वैल्यू को सपोर्ट करोगे, जैसे मान लो कि एक बेबी का वेट, एक बेबी है 5 kg, 10 kg, 6 kg। तो मान लो इसमें से 6 क्या है हमारे पास एवरेज, तो 6 वाले का नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स ये डायरेक्ट स्टेबलाइजिंग है। अगर लोअर वैल्यू क्या है, 5 वाला है, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास, ये भी डायरेक्शनल है। 10 वाला है तो भी डायरेक्शनल है। 5 और 10 दोनों हो रहे हैं, 6 वाला नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिसरप्टिव। उसको हमने क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव। तो इंडस्ट्रियल मेलालीज में हमारे पास बिस्टन ब्यूटिलेरिया व्हाइट मॉथ था। कैसा था, व्हाइट वाला, जिसका कलर क्या था, व्हाइट। कैसा था, कलर व्हाइट कलर का था। तो जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो किसको सपोर्ट कर रहा था, व्हाइट वाले को। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तो किसको सपोर्ट करेगा, ब्लैक वाले को। तो एक बार में या तो व्हाइट वाले को कर रहा था या ब्लैक वाले को कर रहा था। इसी वजह से इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्शनल सिलेक्शन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्शनल सिलेक्शन। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे ज्यादा आपको एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन, सभी को पता है हमारे पास, दैट इज द पॉपुलेशन। क्या होता है हमारे पास, पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86। 86 का मतलब होता है, एटाविस्टिक का मतलब होता है कि हमारे पास पुराना कैरेक्टर का वापस आ जाना। तो इसमें कौन सा है, रीअपियरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल ट्रेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक, यहाँ पे कौन सा होगा, ग्लाइसिन होता है, स्पार्टिक एसिड, एलानिन। यानी कि अमाइनो एसिड ने देखा था इन्होंने, क्या नहीं देखा, तो भाई डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं देखा था हमारे पास, किसने, स्टेनली मिलर। बाद में इसके अंदर लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सब कुछ मिला, बट इनिशियल एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या मिला था, अमाइनो एसिड। तो दैट्स वाई द डी इज द रॉन्ग। ये तीनों के हमारे पास सही है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स नहीं देखा गूगल, तो यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का मतलब समझो आप लोग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आरएनए और डीएनए में लड़ाई चल रही थी, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, बट डीएनए इज मोर स्टेबल। डीएनए क्यों है, मोर स्टेबल है, इस वजह से जेनेटिक मटेरियल है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आरएनए और डीएनए है तो ऑलवेज डीएनए ही होगा। आरएनए तभी जेनेटिक मटेरियल होगा जब डीएनए नहीं, जब हमारे पास डीएनए क्या होगा, नहीं होगा। डीएनए इज ओनली, आरएनए इज ओनली एट द टाइम ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब हमारे पास डीएनए एब्सेंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे दिया है कि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस सजेस्ट द आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ये दोनों तरह काम करता है, टेम्पलेट की तरह और किसके तरह, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। कैटलिस्ट की तरह, राइबोजाइम की तरह काम करता है, और ये टेम्पलेट की तरह भी काम करता है, जिससे डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। ध्यान रखिएगा, फायदा है आरएनए का। आरएनए का फायदा क्या है कि हमें सिर्फ ट्रांसलेशन करना, भाई ट्रांसक्रिप्शन करना ही नहीं है। जबकि डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन करोगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन करोगे, जबकि आरएनए से हमें जल्दी प्रोटीन मिल जाता है। बट प्रॉब्लम था कि ये अनस्टेबल था, इसी वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल नहीं मानते हैं अगर डीएनए प्रेजेंट है तो। आरएनए इज ओनली जेनेटिक मटेरियल व्हेन डीएनए इज एब्सेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन इन हार्डन, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा होता है, रिड्यूसिंग। कैसा था हमारे पास, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है। और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में इवोल्यूशन अच्छे तरीके से होता है। पहले रिड्यूसिंग हुआ, बीच में ऑक्सीडाइजिंग, अभी भी करंट इन्वायरमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग ही है। करंट इन्वायरमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम द एनारोबिक टू एरोबिक मेटाबॉलिज्म वाज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय द इवोल्यूशन। प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय द इवोल्यूशन। यहाँ पे क्या देखा है, एनारोबिक का मतलब जब हमारे पास ऑक्सीजन के अब्सेंस में, एनारोबिक से एरोबिक मेटाबॉलिज्म किसकी वजह से आया है, तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से आया है।
किसकी वजह से आया? तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से आया। जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो जैसे प्रोटोबायंट बनेगा, क्वासरवोट, प्रोटोबायंट, माइक्रोस्पोर, उसके बाद आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा हमारे पास कीमो हेटेरोट्रॉप्स, उसके बाद आएगा कीमो ऑटोट्रॉप्स, उसके बाद आएगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो याद रखना, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स, देन फोटो ऑटोट्रॉप्स आता है सीक्वेंस में, इवोल्यूशन के सीक्वेंस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन था उसी वाले पॉइंट से कि एरोबिक्स एनारोबिक से एरोबिक आने में सबसे ज्यादा हेल्प कौन किया? तो साइनोबैक्टीरिया किया। कौन किया? साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि पर्पल सर्पल बैक्टीरिया केमिकल वाला था, कीमोट्रॉप्स ये भी केमिकल वाला था, बचा कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, जो हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज किया फोटोसिंथेसिस करके। तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या हमारे पास यस, हाँ, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन बाय द माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट व्हिच एविडेंस सपोर्ट द प्रोटियोबैक्टीरियल ओरिजिन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सिंपली हमारे पास क्या होता है, दोनों के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। इट इज द एग्जांपल, एक होता है 70s राइबोसोम और दूसरा होता है हमारे पास सर्कुलर डीएनए। क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। ये दोनों चीज बताता है कि इसको एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे एक ही चीज लिखा है, दैट इज द लीनियर डीएनए लिख दिया इसलिए गलत होगा। अगर यहाँ पे सर्कुलर डीएनए लिखता तो ये भी सही होता। क्लियर है? बट यहाँ पे एक ही है तो दैट इज द सेंसिटिव टू द स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी कि 70s राइबोसोम। उसी चीज को मॉडिफाई कर दिया बस, जबरदस्ती स्ट्रेप्टोमाइसिन दे दिया और दैट इज द 70s राइबोसोम। आपको सिर्फ 70s राइबोसोम पता होता तो भी ये क्वेश्चन आप कर लेते। क्लियर है? दो चीज करेक्ट याद रखना एंडोसिम्बायोटिक के लिए, एक तो सर्कुलर डीएनए और दूसरा होता है 70s राइबोसोम का पाया जाना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल द एज ऑफ फिशेज, द एज ऑफ फिशेज क्या बोलते हैं? डिवोनियन। क्या बोलते हैं? डिवोनियन पीरियड। या लर्निंग बेस है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास 93। 93 में हमारे पास क्या है, आपको याद रखना है, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो अब यहाँ पे देखो, दैट इज द हमारे पास द सडन अपीयरेंस ऑफ द मोस्ट मेजर एनिमल फाइलम। तो ये भी आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लर्न करोगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न हॉर्स इक्वस। इक्वस का सबसे डायरेक्ट कौन सा होता है हमारे पास? कहता है प्लियोहिप्पस। क्या होता है हमारे पास? प्लियोहिप्पस। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो, लिखना होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ से डायरेक्टली मिला लो। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न हॉर्स इक्वस। इक्वस का डायरेक्ट कौन सा होता है हमारे पास? दैट इज अ प्लियोहिप्पस। इसमें भी नहीं लिखा है बट कोई नहीं, इसका सबसे क्या होता है हमारे पास, एक और मेरे पास डायग्राम होगा उसमें बना हुआ है प्लियोहिप्पस। ये देखो, डायरेक्ट एंसेस्टर कौन सा है हमारे पास मॉडर्न का? इक्वस होता है, और इक्वस के पहले क्या है हमारे पास? प्लियोहिप्पस, उसके बाद क्या होता है? मेरिचिप्पस, उसके बाद क्या होता है? मीजोहिप्पस। तो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है, तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा सीक्वेंस टू सीक्वेंस बस। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया था हमारे पास, कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो प्लियोहिप्पस आपको याद रखना था। नेक्स्ट हमारे पास था, द इन द ह्यूमन एवोल्यूशन द फर्स्ट होमिनिड यूज फायर एंड माइग्रेट आउट अफ्रीका वाज। कहाँ पे चले गए? माइग्रेट कर गए अफ्रीका में। तो आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज द होमो इरेक्टस। कौन से होते हैं हमारे पास? होमो इरेक्टस। तो वंस अगेन ह्यूमन का एवोल्यूशन भी आपको याद रखना, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन में आपको दिखा देता हूँ। और ह्यूमन का एवोल्यूशन तो काफी इजी है और इसके सीक्वेंस से बार बार क्वेश्चन आता है। तो आप देखो, सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस वाला क्वेश्चन याद रखना है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, या यहाँ पे ध्यान से समझना है निएंडरथैलिज। ये क्या हमारे पास? निएंडरथैलिज। और निएंडरथैलिज के पास एक और चीज होता है जो इसमें नहीं लिखा है, क्रोमैग्नॉन। क्या होता है हमारे पास? क्रोमैग्नॉन। और उसके बाद होता है हमारे पास होमो सेपियंस। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? होमो सेपियंस। क्लियर है? तो यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है अलग अलग, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो और भी चीजें पढ़ाया जाएगा, बट यहाँ पे उतना डिटेल में तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस वाला एटलीस्ट आपको याद रखना है, इतनी तो बातें पता हो कि सीक्वेंस क्या होता है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, निएंथ्रैलिज, क्रोमैग्नॉन एंड होमो सेपियंस। अब अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा ब्रेन सीसी किसका होता है, तो क्रोमैग्नॉन का होता है। कितना होता है अप्रॉक्स क्रोमैग्नॉन का? 1500 सीसी। अलग अलग बुक में अलग लिखा है, 1500 से 1600। और नियंत्रण का कितना होता है? 1400 सीसी होता है, जबकि होमोसेपियंस का घट जाता है, 1350 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1350। तो कई बार इसके ब्रेन सीसी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास मोटोक्यूमुरा न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन प्रपोज्ड एट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारे पास न्यूट्रल इवोल्यूशन के बारे में ये क्वेश्चन है।
और इसको किसने दिया था? मोटो किमुरा। ये तो क्वेश्चन में आपको बता दिया, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने दिया था, तो किसने दिया था? मोटो किमुरा ने दिया था। अब यहाँ पे ध्यान से समझना हमारे पास कि ये न्यूट्रल सिलेक्शन बोलता क्या है? ना तो ये बेनिफिशियल वालों को सपोर्ट करता है, ना तो ये हमारे पास हार्मफुल वालों को सपोर्ट करता है। सिंपली एक ही वर्ड याद रखना है, किसको करता है? न्यूट्रल वालों को। किसको करता है? न्यूट्रल वालों को। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट इवोल्यूशनरी चेंज आर कॉज्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, नहीं। इवोल्यूशन अकर्स ओनली एट द फिनोटाइपिक लेवल, नहीं भाई, फिनोटाइपिक लेवल पहले जेनेटिक होगा तभी तो फिनोटाइप पे होगा, जेनेटिक के बिना फिनोटाइप आएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। मोस्ट जेनेटिक वेरिएशन इज ड्यू टू द रैंडम ड्रिफ्ट ऑफ न्यूट्रल, रैंडम ड्रिफ्ट ऑफ न्यूट्रल अलील्स, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हैज नो रोल इन इवोल्यूशन, नहीं है, इवोल्यूशन में रोल है। तो ये देख लो, आपको स्टेटमेंट ही बहुत ही गलत लिखा हुआ था। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेते। ऑप्शन सीधा करेक्ट। किसको सपोर्ट करता है? न्यूट्रलिज्म को। किसको? न्यूट्रलिज्म। ना तो ये अच्छी चीज को बताता है, ना तो ये बुरी चीज को, दोनों में से कौन जाता है? और ये एक्चुअल में है कि बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रल अलील्स हमारे पास क्या होता है, जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर ऐसा होने लगता सिर्फ बढ़िया वाला जाए या फिर सिर्फ खराब वाला, तो प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास 97, द फर्स्ट सिल्वर फॉर्म ऑफ द लाइफ अपीयर्ड। जब आप पढ़ोगे हिस्ट्री ऑफ अर्थ, हिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो वहां पे देखोगे दैट इज द 3.8 बिलियन ईयर एगो। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? बया। कई बार ये बया लिख देगा तो आपको समझना है बिलियन ईयर्स एगो, सभी को पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस। कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन है? सब के सब है। विजडम टीथ बेकार टीथ होता है, इसका सिर्फ एक ही काम है, कैविटी करना, और कोई काम नहीं है। चाहो तो इसको निकाल सकते हो। दूसरा होता है बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वैसे तो वेस्टिजियल है बट एक काम करता है ये। काम क्या करता है? ये आपको यहाँ पे एंटीबॉडी भी होता है, तो ये थोड़ा-सा हेल्प करता है ये, बट आपको याद रखना है कि क्या है? वेस्टिजियल ही है, बट इसका कुछ काम है हमारे बॉडी में। इस इट कंटेन एंटीबॉडीज़, जब एंटीबॉडीज़ है तो आपको पता है कि हमारे पास डिफेंस में हेल्प करता ही करता है। चलो नेक्स्ट है निक्लेटिंग मेम्ब्रेन। ये स्पेशली पाया जाता है किसमें? बर्ड्स और एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में पाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैमल्स हो। इसमें क्या होता है कि जब पानी का फ्लो हो तो उससे उसको प्रिवेंट करता है, एयर एयर के पार्टिकल्स, एयर के ड्रैग को भी बचाता है निक्लेटिंग मेम्ब्रेन, जो कि हमारे में भी होता है, इस वाले साइड में, नोज वाले साइड में, जो कि रुडिमेंट होता है। ये तीनों के तीनों क्या हमारे पास? वेस्टिजियल ऑर्गन, दैट्स व्हाई डी इज अ करेक्ट। Next, the study of the distribution of a species and ecosystem in geographical space through the geological time is the biogeography. ये तो just simple definition है, is biogeography. Option B is the correct. Next, Archaeopteryx is a connective link between reptiles and birds. Reptiles and birds. ये भी सभी को पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इन, आपको समझना है जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ काम करता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे। किस पे? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे। लार्ज में जेनेटिक ड्रिफ्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक जंगल में तुमने 4 को मार दिया या फिर 4 एनिमल को उठा के लेके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पेड़ को हटा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 8 थे, तुम 4 गायब कर दिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में कहाँ पे काम करता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे काम करता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो कहीं होगा। चलो, लार्ज पॉपुलेशन पे नहीं होता, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच इपॉच इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। वंस अगेन ये आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज द सीनोजोइक एरा। क्या होता है हमारे पास? सीनोजोइक एरा। अब आप पहले देखो, एरा देखोगे, फिर पीरियड होता है, फिर हमारे पास इपॉच आता है। एरा, पीरियड, इपॉच, ये बात क्लियर? ये आपको सीक्वेंस वाला ये पूरा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द इवोल्यूशन ऑफ द एलिफेंट इज कैरेक्टराइज बाई, द इवोल्यूशन ऑफ द एलिफेंट इज कैरेक्टराइज बाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है किसके द्वारा कैरेक्टराइज होता है। तो यहाँ पे देखो, इंक्रीज इन द बॉडी साइज एंड ट्रंक लेंथ, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टोज, डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोलर टीथ, बोथ ए एंड सी। कौन सा है हमारे पास? बोथ ए एंड सी। कौन सा होगा हमारे पास? बोथ एंड सी। क्लियर? तो यानी कि पहला हुआ बॉडी साइज एंड ट्रंक स्ट्रेंथ के ऊपर। ट्रंक पता है ना, सूढ़। बॉडी साइज बहुत वेरी करता है, अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा। और क्या होता है? ट्रंक लेंथ के ऊपर। और तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोलर टीथ। कॉम्प्लेक्स मोलर टीथ तो से नहीं होता, ये हॉर्स के केस में देखते हैं। किसके केस में देखते हैं? हॉर्स के केस में। थे ए एंड सी आर द करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। हॉर्स के केस में देखेंगे तो वाली कहानी अलग अलग। तो ये हो गया कहानी, तो 103 का हो गया हमारे पास डी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो आगे क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ड्रायोपिथेकस नहीं दिया है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। तो अब क्या हो गया हमारे पास? एस्ट्रोलोपिथेकस। उसके बाद क्या हमारे पास? एस्ट्रोलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। कहाँ गया? होमो हैबिलस,
होमो इरेक्टस, हाँ यही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब ये थोड़ा सा आपको समझना है, सिम्पैट्रिक होता है, एलोपैट्रिक होता है, ये वाला आपको देखना, स्पेसिएशन देखना है, ये बात क्लियर है। तो इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। 105 हमारे पास क्या होता है, विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। सिम का मतलब होता है सेम, सिम का मतलब होता है सेम, यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ऑप्शन बी द करेक्ट। मान लो ये एक इकोसिस्टम है, इसी के अंदर, इसी इकोसिस्टम के अंदर ये ए स्पीसीज था और इससे चेंज होकर ए डैश स्पीसीज बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्पैट्रिक। ये बात क्लियर। और एक होता है एलोपैट्रिक, जो यहाँ से टूट के दूर जाके बन जाएगा, दैट इज एलोपैट्रिक। तो अलग अलग, तो ये होता है हमारे पास विदाउट जियोग्राफिकल आइसोलेशन। फिर से दोबारा से क्वेश्चन आ गया, द फॉसिल मेरोथेरियम, द फॉसिल मेरोथेरियम इज द एग्जाम्पल ऑफ, यानी मेरे मतलब एग्जाम्पल या एंसेस्टर ऑफ, ये किसका है, तो आपको याद रखना एलिफेंट के उससे आया है। किसका है हमारे पास, एलिफेंट का। जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे, तो मैं भी आपको ये भी दिखाई देता हूँ, चाहो तो आप लोग ये लिख सकते हो। तो दिस इज द एलिफेंट का इवोल्यूशन। तो हमारे पास देखो क्या है हमारे पास, दिस वन, ये सब क्या है हमारे पास, इपॉच, दिस और ऑल द इपॉच। ये क्या है हमारे पास, इरिथ्रियम, मेरोथेरियम, पैलियोमास्टोडोन, गोम्पोथेरियम, प्रेमफिलस, और ये क्या हो गया हमारे पास, सबसे लेटेस्ट, सबसे क्या हो गया हमारे पास, लेटेस्ट। बट ये सब के सब बेचारे मर गए, तो जो हमारे पास करंट वाले हैं ना, ये वाले हैं, कौन से वाले, प्राइम एलेफस। दिस इज द एलिफेंट का मॉडर्न डे एलिफेंट जो आपको दिखाई देता है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, मीरोथेरियम इज द एंसेस्टर ऑफ। तो अगर आपको एक बार भी सिर्फ आपने पढ़ा होगा एलिफेंट का इवोल्यूशन, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाते। तो ये चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, तीनों का इवोल्यूशन तो आपको पढ़ना ही है, ये बात क्लियर, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है, टफ भी बना सकता है, डिपेंड करता है क्या सिनारियो रहता है। तो आपको सब कुछ करके जाना है, ठीक है, हो गया सभी को। हाँ नेक्स्ट कहाँ पे था, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है विच पीरियड इज मार्क्ड बाय द डोमिनेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट बर्ड। अब पीरियड से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कुछ बातें नहीं याद है, अगर कुछ बातें याद था तो भी आप कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट बर्ड, ये क्या होता है हमारे पास, जुरासिक पीरियड। क्योंकि अब याद रखना है कि जब आप रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन पढ़ोगे, तो रेप्टाइल्स में आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं जो बेचारे रेप्टाइल्स हैं, कुछ साइंटिस्टों का माना था वो एक्सटिंक्ट हो गए, जैसे कि डायनासोर गायब ही हो गए। कुछ साइंटिस्टों का मानना था भई ये गायब होने से पहले, वो गायब ना होके बल्कि वो बर्ड में कन्वर्ट हो गए। इसीलिए आप जुरासिक पार्क मूवी देखे होगे तो उसमें उड़ने वाला डायनासोर आते हैं। वो डैट उड़ने वाला डायनासोर था ना, यानी कि कुछ साइंटिस्टों को माना था कि जो लार्ज डायनासोर थे, यानी कि जो लार्ज वाले रेप्टाइल्स थे, वो किसमें कन्वर्ट हो गए, बर्ड्स में। किसमें कन्वर्ट हो गए हमारे पास, बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसका आंसर कौन सा होगा, जुरासिक पार्क। कौन सा होगा हमारे पास, सॉरी जुरासिक, नॉट जुरासिक पार्क, जुरासिक पीरियड, ये बात क्लियर है। तो दैट इज द बी ऑप्शन। द थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम वाज प्रपोज्ड बाय, ये आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, दैट इज द एडरेज एंड गोल्ड। किसने दिया था हमारे पास, एडरेज एंड गोल्ड ने इसे दिया था, पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम। इसका डिटेल आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये है नहीं, आई थिंक एमएससी में भी है, बट आपके सिलेबस में ऐसा नहीं दिया है। बट ये साइंटिस्ट का नाम पूछ लेता है, डेट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द थ्योरी ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम प्रपोज्ड बाय द एड्रेले एंड गोल्ड। नेक्स्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ। अब दो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा बार बार कंफ्यूजन करता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक होता है हमारे पास कन्वर्जेंट और दूसरा होता है हमारे पास डाइवर्जेंट। दूसरा क्या होता है हमारे पास, डाइवर्जेंट। तो याद रखना है हमारे पास जो होमोलोगस ऑर्गन होता है वो सपोर्ट करता है डाइवर्जेंट को, एचडीटीवी से याद कर लो। और जो कन्वर्जेंट होता है वो सपोर्ट करता है हमारे पास किसको, एनालॉगस को। तो आप जैसे भी याद रख लो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लीड्स टू द डेवलपमेंट। कन्वर्जेंट है तो किसको करेगा, तो एनालॉगस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, कई बार घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है एच टी सी याद कर लो, एच टी टी वी सभी को पता रहा है, एच फॉर होमोलोगस, एन टी फॉर डाइवर्जेंट। उसी तरीके से ए सी सी याद रख लो, सी सी याद रख लो, ए फॉर एनालॉगस और सी फॉर कन्वर्जेंट। ये बात क्लियर। और जो होमोलोगस होता है वो क्या बताता है, हमारे पास ओरिजिन सेम है, और एनालॉगस क्या बताता है, फंक्शन सेम है। चलो नेक्स्ट, द फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेटाजोन्स अपीयर्ड इन द लाइफ। कब हुआ हमारे पास, तो आपको याद रखना दैट इज द प्रोटीरोजोइक इयन।
प्रोटेरोजोइक इयन। और इयन इज द लार्जेस्ट टाइम स्केल पे सबसे बड़ा क्या होता है, इयन। उसके बाद क्या होता है, एरा। उसके बाद क्या होता है, पीरियड। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास, इपॉच। यू कैन इफ यू वांट यू कैन। ये बात क्लियर। इयन सबसे बड़ा होता है, एरा, पीरियड और इपॉच। इपॉच क्या होता है, सबसे छोटा। सबसे छोटा, ये सीक्वेंस है। तो इयन क्या होता है, सबसे बड़ा। तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कब हुआ था, प्रोटेरोजोइक एरा में। विच मॉलिक्यूल एक्ट एज द फर्स्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, किसके तरह बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो सभी को पता है, अभी मैंने बताया आरएनए वर्ल्ड थ्योरी, दैट इज द राइबोजाइम। दैट इज द राइबोजाइम। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉटल नेक इफेक्ट इज ए फॉर्म ऑफ, बॉटल नेक इफेक्ट इज ए फॉर्म ऑफ। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का दो टाइप होता है हमारे पास। क्या होता है हमारे पास, एक बॉटल नेक इफेक्ट होता है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, जेनेटिक ड्रिफ्ट के दो टाइप हो गए हमारे पास। एक क्या होता है, बॉटल नेक। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, लाइक दिस, ये मान लो बॉटल है, इसके अंदर जस्ट मैं एनालॉगस एग्जांपल बताऊं, इसके अंदर अलग अलग कलर के हमारे पास बॉल है। ये बात क्लियर। अब यहाँ से कौन सा बॉल निकलेगा, पहले हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है। मान लो कि यहाँ बॉल निकलने का मतलब वो स्पीसीज यहाँ से आउट हो गया, उस इकोसिस्टम से ही गायब हो गया। अब निकल गया तो ये वापस तो नहीं जाएगा, वापस तो नहीं जाएगा। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट। और ये भी किसका टाइप है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसका टाइप है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और हमें पता रखना है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट सिर्फ किसके लिए होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए होता है। ये बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। और इसी का एक दूसरा चीज़ होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज़ द फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि मान लो कोई इस इकोसिस्टम है, वहाँ से कोई स्पीशीज़ उठ के किसी और जगह पे चला गया और वहाँ पे उसने अपना पॉपुलेशन बना लिया। उसने अपना पॉपुलेशन बना लिया, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। है तो इसी स्पीशीज़ का, बट वो कहीं और जाके क्या बना लिया, अपना एक अलग पॉपुलेशन बना लिया, वहाँ पे ग्रो कर गया, तो दैट इज़ नोन एज फाउंडर इफेक्ट। दैट इज़ नोन एज फाउंडर इफेक्ट। बॉटलनेक में क्या होता है हमारे पास, वो निकल गया तो वापस यहाँ पे तो नहीं आएगा, तो उसके जीन पूल में काउंट नहीं होता है। अगर हायर लेवल पे देखोगे तो उसके जीन पूल में काउंट नहीं होता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ बॉटलनेक होता है, और दूसरा क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट। तो उससे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन था, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन द मेंडलिज्म द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन, मेंडलिज्म पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस पे बेस्ड होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे बेस्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है कि हमारे पास मेंडल का देखा जाता है, एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड से भी हो सकता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड से निकल गया था। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किससे, एटलीस्ट मुझे दो कैरेक्टर चाहिए, दो कैरेक्टर चाहिए। दैट्स वाई आपको याद रखना किस पे बेस्ड है, डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप देखोगे, ये दोनों को दोनों मोनोहाइब्रिड से हमें पता चल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है। बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चाहिए। ये इसी वजह से इसको हमने क्या बोलते हैं, किस पे बेस्ड है, डाइहाइब्रिड से। डाइहाइब्रिड को पढ़ोगे तभी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे, मोनोहाइब्रिड से नहीं कर सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। द टर्म क्वासरवेट्स वाज गिवन बाय, द टर्म क्वासरवेट्स वाज गिवन बाय। अब यहाँ पे ओपेरिन ने, किसने दिया था, ओपेरिन ने दिया था। अब सिडनी फॉक्स ने क्या दिया था, माइक्रोस्पोर। क्या दिया था हमारे पास, माइक्रोस्पोर। जब इवोल्यूशन पढ़ा रहा था मैंने सब कुछ बताया था कि किसने कौन सा टर्म दिया था, और सीक्वेंस मैंने आप लोग को अभी बताया कि हमारे पास सबसे पहले क्या बना था, कीमोटोट्रॉक मतलब प्रोटोबायोन्ट्स, क्वासरवेट्स अलग अलग। तो यहाँ पे क्या था, टर्म क्वासरवेट्स वाज गिवन बाय द ओपेरिन। जबकि सिडनी फॉक्स ने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर। पूरा नाम इनका सिडनी फॉक्स है। और ओपेरिन हाल्डेन। और नेक्स्ट हमारे पास स्टैनले मिलर, आपको पता ही है, हमारे पास इन्होंने पूरा लैब में प्रूफ किया था क्या, ए बायोजेनेसिस, यानी कि इनऑर्गेनिक से ही हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था। ये बात क्लियर। और ये मिलर ने जस्ट कॉपी पेस्ट किया था किसका, हाल्डेन एंड ओपरिन का ही थ्योरी को कॉपी पेस्ट करके बस लैब में दिखा दिया था। नो डाउट उन्होंने क्रेडिट उनको भी दिया था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दिया था। तो मिलर ने प्रूफ किया था, बाकी ये सब कुछ कहानी ऑलरेडी हाल्डेन एंड ओपरिन ने बता दिया था। चलिए, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल वो होता है जिसके कोई ना कोई मेंबर अर्थ पे कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दैट इज द लिमुलस। सबको याद रहता है, बाकी भूल जाते हैं। बट सिलोकेंथ होता है और स्फेनोडोन, ये तीनों हमारे पास, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। मान लो आपको सिलोकेंथ नहीं आता, बट स्फेनोडोन सबको याद रहता है, लिमुलस सबको याद रहता है, तो भी आपको पता है दो सही है, तो ऑब्वियसली बात डी होगा। तो समटाइम आप ऐसे भी आपको क्वेश्चन करना पड़ता है कि अगर आपको एक नहीं पता है बट पता है कि एक ही चूज करना है, जब दो पे 100% श्योर हो, ए बी लिखा नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये बात क्लियर। चलिए, नेक्स्ट 116।
द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी, सबको पता होगा। नेक्स्ट, हु रोट द फिलोसफी जूलॉजी, किसने लिखा था हमारे पास, दैट इज लैमार्क, ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एलेलिक वेरिएशन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एलेलिक वेरिएशन क्या होता है, म्यूटेशन। अब वेरिएशन के दो ही मेन रीजन है, एक तो म्यूटेशन है और दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। दूसरा क्या है, क्रॉसिंग ओवर, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलेलिक वेरिएशन कौन सा था, म्यूटेशन। अगर दोनों यहाँ पे देख रहे हो, दोनों ऑप्शन दिया था, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं मारना। रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन इज द प्राइम सोर्स ऑफ द वेरिएशन, म्यूटेशन इज द प्राइम सोर्स ऑफ द वेरिएशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द मोनोफाइलेटिक ग्रुप इंक्लूड्स, द मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स किसको इंक्लूड करता है, एन एंसेस्टर एंड इट्स ऑल डिसेंडेंट। मान लो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहीं से इससे हमारे पास जितने भी चीजें निकला है, तो यहाँ से सब यहीं से निकला है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स। यानी क्या हो गया, एन एंसेस्टर एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट नहीं, एन एंसेस्टर ऑल इट्स डिसेंडेंट्स, दैट इज द ए ऑप्शन। ये देखो सम की वजह से गलत हो गया लाइन, डिफरेंट फिर गलत हो गया, स्पेशली लुक सिमिलर कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन ए था करेक्ट। ये बात क्लियर, 119 का क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, विच जियोलॉजिकल एरा इज नोन एज एरा ऑफ रेप्टाइल्स, फिर से लर्निंग बेस है, दैट इज द मेसोजोइक, दैट इज द मेसोजोइक। नेक्स्ट आप देखोगे, रिगार्डिंग द लैमार्किज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इट एम्फेसाइज इनर वाइटल फोर्स, किसको एम्फेसाइज कर रहा है, इनर वाइटल फोर्स। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, दैट इज द सही है। इट प्रपोज दैट यूज एंड डिस, जो मैंने ऊपर बताया, ये भी बात सही है। लैमार्क के अकॉर्डिंग बताना, एक्चुअल लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं। इट सजेस्ट द सोमेटिक चेंज आर पास टू द ऑफ स्प्रिंग, इनके अकॉर्डिंग था, क्योंकि जिराफ का गर्दन लंबा होना, या फिर हमारे पास क्या, स्नेक का लिम्ब लंबा लंबा होना है, स्नेक ये सब गर्दन, ये सब क्या सोमैटिक सेल्स है, सोमैटिक सेल्स जाता है इनके अकॉर्डिंग, रियल लाइफ में नहीं जाता है, बट इनके अकॉर्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट क्या था, सही था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, 1 2 एंड 3 आर द करेक्ट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ डार्विन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन में क्या होता है हमारे पास, ओवर प्रोडक्शन, सभी ऑर्गेनिज्म के पास ओवर प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी है, तो यानी ये वर्ड तो सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास देखना है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, गलत। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसका था भाई, तो लेमार्क का था, ये गलत हो गया। सर्वाइवल ये भी सही था, वेरिएशन है ये भी सही था, तो दूसरा वाला नहीं है, तो कौन कौन हो गया, 1 3 एंड 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग रिगार्डिंग द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। यहाँ पे देखो, दे स्पार्क डिस्चार्ज सिमुलेट लाइटनिंग, बिल्कुल सही है। बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज इन्होंने यूज किया था स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब में, और वो ट्यूब कैसा था, वैक्यूम ट्यूब था, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर वर मेंटेन नियर द 100 डिग्री सेल्सियस, नियर द क्या हमारे पास, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी बात सही है। द गैसेस यूज द CH4 NH3 H2 एंड H2 and H2O vapor, which one of the correct, CH4 NH3 H2 and H2O vapor, ये भी हमारे पास क्या हो गया, that is the correct। ये बात क्लियर है, तो 1 2 एंड 3 ये होगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास रिगार्डिंग इक्वालिटिक ओरिजिन आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, द न्यूक्लियस लाइकली फॉर्म्ड फ्रॉम द इनवेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व फ्रॉम द एरोबिक अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया, ऊपर हम लोग देखे थे, ये किसकी बात कर रहा है, एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एंडोसिम्बायोटिक इन ओरिजिन की बात कर रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, सही हो गया। तीसरा क्या हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व फ्रॉम द साइनोबैक्टीरिया, ये भी सही है, तीनों एक ही चीज को बता रहा है, तो दैट इज द 1 2 एंड 3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के इवोल्यूशन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे पास सही है। प्रोग्रेसिव इंक्रीज द क्राउन हाइट ऑफ द टीथ, ये भी बात सही है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन फ्रॉम द पेंटाडेक्टाइल टू द मोनोडेक्टाइल, 5 वाले से घट के क्या होगा, एक, तभी हम लोग उस पे खुर लगा पाते हैं, खुर के ऊपर जो नाल ठोकते हैं ना, वो क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इवोल्यूशन फ्रॉम ए ब्राउजर टू ग्रेजर, ये भी इस बात क्या है हमारे पास, सही है। 1 2 3 आर द करेक्ट, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन डी आर द करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रल इवोल्यूशन, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ऊपर समझाया था, तो प्रपोज बाई मोटोक्यूमरा, आपने देख लिया, सही है। इट क्लेम्स दैट मोस्ट म्यूटेशन आर डिलीटेरियस एंड रिमूव्ड बाय द सिलेक्शन, रिमूव्ड बाय द सिलेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये ऐसी बातें नहीं करते थे, मैंने बताया था न्यूट्रल को सपोर्ट करता है,
इट आर्ग्यू दैट मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस बिटवीन स्पीसीज आर ऑफन सेलेक्टिवली न्यूट्रल, यानी ये क्या हमारे पास सही है, तो पहला वाला सही है, तीसरा वाला ये वाला गलत हो गया, इनका एक्सप्लेनेशन ही नहीं था। तो 126 का कहाँ गया, 1 एंड 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये बात समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब होमोलॉगस ऑर्गन, अभी मैंने बताया होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, ओरिजिन आर द सेम, ओरिजिन क्या होता है हमारे पास सेम बट फंक्शन डिफरेंट। वैसे मैं रियलिटी बताऊं तो ओरिजिन मस्ट शुड बी सेम एंड फंक्शन सेम हो भी सकता है और फंक्शन सेम नहीं भी हो सकता है, बट याद रखना अगर ओरिजिन सेम हुआ तो होमोलॉगस होगा, ओरिजिन सेम होते ही होमोलॉगस आपको सोचना है, कुछ सोचना ही नहीं है। बट हमें ओरिजिन याद नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन करने के तरीके से हम लोग फंक्शन को बार-बार खोजते हैं कि हम याद करेंगे, ओरिजिन याद ही नहीं आ रहा है उसका ओरिजिन क्या है, बट कोई बात नहीं। बट अगर आपको फंक्शन पता है तो मोस्ट ऑफ 99% क्वेश्चन आप सही कर लोगे कि अगर फंक्शन सेम है तो भैया वो एनालॉगस ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट ओरिजिन, ये स्टेटमेंट गलत, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, ये सही है। रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट मैंने बताया था, होमोलोगस किसको सपोर्ट करता है, एचडी को, यानी ये भी सही है। एग्जांपल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, क्या बोला है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड, दोनों उड़ रहे हैं भाई, दोनों किस में हेल्प करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, बर्ड का भी और बटरफ्लाई का, जबकि एक क्या है एप्स, एक क्या है हमारे पास ऑर्थोपोडा, तो ये गलत, तो कौन सा हो गया, दूसरा एंड तीसरा। तो 127 का भी क्या हो गया हमारे पास, बी। इजी क्वेश्चन था काफी। रिगार्डिंग मेंडल्स लॉ, मेंडल लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज यूनिवर्सल, इनके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर द लिंकेज जीन, हाँ इसी चीज को तो लिंकेज ने टीएच मॉर्गन ने बताया था, टीएच मॉर्गन ने क्या बताया था, इसी चीज को बताया था। क्या ये सही है, कौन बताएगा, लिंकेज क्या इनका था, आप लोगों ने पढ़ा हुआ, 12th में भी है, बीएससी में भी है। तब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रू फॉर द लिंक जीन, क्या ये सही है, क्या लिंकेज के बारे में मेंडल को पता था, लिंकेज के बारे में मेंडल को पता था, हाँ या ना, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा। और याद रखना फिर इसी से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ जाता है। एनीवन, जो लोग भी प्रेजेंट है, कोई बोल ही नहीं रहा है, चलो कोई देख लीजिए। लिंकेज जीन को हमारे पास क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल से कोई लेना देना नहीं था, ये बात क्लियर, हाँ वेरी गुड, कोई लेना देना नहीं था। और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था, किसने दिया था, टीएच मॉर्गन। किस पे काम किए थे, ड्रोसोफिला पे काम किया था, किस पे काम किया था, ड्रोसोफिला पे। और यहाँ पे नहीं बताए थे मेंडल ने ऐसी बातें कोई भी, तो यानी दिस सेकेंड स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ गलत है, अकॉर्डिंग टू द मेंडल लॉ गलत है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा स्टेटमेंट था द फिनोटाइप रेशियो ऑफ ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये सभी को पता है बचपन से, तो ये करेक्ट है। तो कौन सा सही हो गया हमारे पास, पहला एंड तीसरा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो मेंडल के अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल गलत है। और लिंक जीन का कॉन्सेप्ट टीएच मॉर्गन ने दिया था, किस पे कर रहा था, तो ड्रोसोफिला, याद रखना, जिसको नॉर्मली बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ये बात क्लियर। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर्स बिल्कुल सही है, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सब तो स्टेटमेंट सही है, अब इसको अरेंज करना है। तो पहले होगा ये मोनोमर्स, यानी कि पहले अमाइनो एसिड से बनेगा प्रोटीन, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। चलो सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बिल्कुल सही है, पहले हमारे पास मोनोमर बन गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी पहले के बाद क्या होगा, दूसरा होगा। तीसरा क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट्स बिल्कुल सही है, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोटोबायोंट्स, बट ये लाइफ सेल नहीं था, बट ये लाइफ सेल की तरफ अभी जा रहा था, पूरी तरीके से लाइफ नहीं था। प्रोटोबायोंट के बाद बना था यूबायोंट, क्या बना था, ई बायोंट। जब मैंने इवोल्यूशन पढ़ाया था तो आप सभी को याद होगा, प्रोटोबायोंट्स के बाद क्या बनता है, यूबायोंट्स बनता है। तो यूबायोंट्स, तो प्रोटोबायोंट्स के बाद यूबायोंट दिया रहता तो ये लगाते हैं, बट नहीं दिया है। तो उसके बाद क्या हमारे पास, ओरिजिन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, तो ये भी सही है। तो 1 2 3 एंड 4, तो सीक्वेंस क्या था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, हालांकि बीच के गायब कर दिया, पहले प्रोटोबायोंट बनेगा, फिर यूबायोंट बनेगा, यूबायोंट के बाद हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल, लाइक दैट, इस तरीके से। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। कंसीडर द ह्यूमन एवोल्यूशन फिर से आ गया, ड्रायोपिथेकस वाज मोर एप लाइक, क्या ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक है, तो बिल्कुल हमारे पास ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ड्रायोपिथेकस इज एप लाइक एंड रामापिथेकस इज किसके तरह, रामापिथेकस किसके तरह, एनीवन नो, मैन लाइक, ये बात क्लियर। राम जी से याद रख लो, राम जी मतलब आदमी थे, लाइक दैट, उसी तरीके से मैन लाइक, राम जी इज लाइक मैन लाइक। तो ये क्या था, एप्पल, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या था हमारे पास, दैट इज द एस्ट्रोलोपिथेकस लिव्ड इन द अफ्रीकन ग्रासलैंड, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो कहाँ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। याद रखना ह्यूमन का एवोल्यूशन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है,
ह्यूमन एवोल्यूशन से आ जाए, चाहे मैंने आपको ऊपर डायग्राम दिखाया, वो भी आप उतना भी पढ़ लोगे तो भी क्वेश्चन कर पाओगे। अर्थ बोल रहा हूँ, एलिफेंट का पढ़ लो चाहे और हॉर्स का, तीनों में से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 2 क्वेश्चन तो इसी से मिल जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को कौन एविडेंस प्रोवाइड करता है? प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस एनालॉगस सही है भाई, फॉसिल रिकॉर्ड सही है, वेस्टिजियल ऑर्गन सारा का सारा सही है, 1 2 3 एंड 4, इसी को क्या बोलते हैं? बायोजेनेटिक लॉ। चलो ये तो इजी क्वेश्चन था। रिगार्डिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल, क्या है हमारे पास? मेसोजोइक एरा इज डिवाइडेड इनटू ट्रासिक, जुरासिक एंड क्रेटासिस। डायरेक्टली टाइम स्केल से क्वेश्चन आ गया और ये एक इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास पहला क्या हो गया? सही। दूसरा क्या होगा? पैलियोजोइक एरा प्रीसीड द मेसोजोइक एरा। पैलियोजोइक के बाद पहले क्या आएगा हमारे पास? मेसोजोइक, ये भी सही है। द कार्बोनिफेरस पीरियड इज फेमस फॉर द कोल फॉरेस्ट, बिल्कुल सही है। कोल फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है? सारे अचानक से जितने भी प्लांट्स है, स्पेशली ब्राइफाइट टेरिडोफाइट्स, पूरा कोलैप्स कर गए थे और वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? कोल में। किस में कन्वर्ट हो गए थे? कोल में। तो ये वाले स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास? सही है, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो 1 2 3 आर द करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर द ट्रू फॉर द प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के लिए कौन कौन से ट्रू हैं? तो यहाँ पे देखो, दे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत इजी है। नेक्स्ट, दे इवॉल्व बिफोर यूकेरियोट्स, ये भी बात सही है, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है? द फर्स्ट प्रोकैरियोटिक वर लाइकली एरोबिक कीमोऑटोट्रॉप्स, नहीं, गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर द करेक्ट, तो ऑप्शन ए है। 133 का क्या हो गया हमारे पास? ए। 133 का क्या हो गया हमारे पास? ए। क्या है नेक्स्ट? फिर से आ गया नेचुरल सिलेक्शन। कंसर्निंग नेचुरल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट फिनोटाइप, मैंने अभी बताया था। कौन इस क्वेश्चन को करेगा? 134, जो लोग नहीं किए होंगे या फिर जो लोग किए होंगे वो लोग, ये अभी मैंने ऊपर समझाया ना, सेम उसी बेस पे क्वेश्चन है ये। और कई बार क्वेश्चन को टफ करने के लिए वैल्यू ऐड कर देगा, तो छोड़ना नहीं है, आप फिर भी कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बेबी का वेट लेके बताया, इतना वेट है, उसके अकॉर्डिंग 134 आप लोग करके बताओ जरा, मुश्किल से 40 सेकेंड मैक्सिमम। आशीष 134 डी। और कोई? अभी मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया, इसी वजह से। और कोई? विनीता? आयुषी? पारुल? चलो, अभी मैंने बताया था, चलो कोई नहीं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर द इंटरमीडिएट, मैंने बोला था बीच वाला, मीडियन वैल्यू को सपोर्ट करता है, इंटरमीडिएट, ये भी सही है। डायरेक्शन सिलेक्शन शिफ्ट द पॉपुलेशन मीन, या तो हायर वैल्यू या फिर लोअर वैल्यू, ये भी क्या हमारे पास सही है। डायरेक्शन डिस्रप्टिव क्या होता है? फेवर्स बोथ एक्सट्रीम, और हायर और लोअर दोनों को करेगा तो क्या हो जाएगा? डी। तो सभी का सही है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया? 135। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 135। 135 में देखो हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिफेंट इवोल्यूशन। एलिफेंट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग बताना है। तो मियोथेरियम और जो पिग साइज, बिल्कुल सही है, बहुत ही छोटे से थे, पिग साइज थे, सोचो उससे एलिफेंट बना है। अगर मैं ना, अच्छा डायग्राम नहीं था ना, मैं डायग्राम दिखा दूंगा। पिग साइज के होते हैं, पढ़ाया था तभी मैंने दिखाया था। पिग साइज, ये स्टेटमेंट सही है। डाइनोथेरियम हैज टस्क इन द लोअर जॉ ओनली, गलत। ये क्या हमारे पास? ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? रॉन्ग है। इसमें हमारे पास क्या होता है? अपर जॉ, लोअर जॉ होती है, ये गलत हो गया, दोनों होता है। मॉडर्न एलिफेंट्स बिलोंग टू द ऑर्डर प्रोगेसी, ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ गया? है नहीं, क्या है? 135 का कहाँ गया? डी। नेक्स्ट है 136। Regarding unicellular eukaryotes, they appeared roughly 1.5 to 2 billion years ago. 1.5 to 2 billion years ago. ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है? ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है? दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? दे इंक्लूड प्रोटोजोन्स, दे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोजोन्स क्यों भाई? अभी तो, अभी एनिमल प्रोकैरियोटिक बन रहा था, प्रोटोजोन्स कहाँ से आ गया? दे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये गलत हो गया। ये बात सही हो गया, क्योंकि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, काफी इजी क्वेश्चन था। तो हमारे पास कौन सा सही है? 136। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोजोन्स नहीं होना चाहिए था, दे इंक्लूड प्रोकैरियोट्स लिखना था, दे इंक्लूड प्रोकैरियोट्स। तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट कोई नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो, दे अपीयर्ड, अच्छा यूकैरियोट्स पूछा, सॉरी, यूकैरियोट्स पूछा ना, हाँ सही है। यूकैरियोट्स में हमारे पास ये सही है और हमारे पास ये सही है, गलत है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, क्या बोल दिया ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो दे अपीयर्ड, ये तो सही है। दे इंक्लूड प्रोटोजोवंस, दे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स में हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है।
कोई नहीं, ये क्वेश्चन अजीब सा है, छोड़ दो। 136 इनकम्प्लीट सा है, इसे लिव्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एबायोटिक कंपोनेंट यूज्ड इन मिलर एक्सपेरिमेंट। कौन सा हमारे पास मिलर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट था? वाटर, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ऑक्सीजन वाटर वेपर के मतलब कंबाइंड फॉर्म में था वाटर वेपर के साथ, बट अलग से ऑक्सीजन नहीं था, तो इसलिए गलत हो गया। तो पहला, दूसरा एंड तीसरा था करेक्ट, ऑप्शन नहीं था करेक्ट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट म्यूटेशंस आर करेक्ट। म्यूटेशन के रिगार्डिंग हमें कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है? तो हीगो डिविच प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी, ये बात बिल्कुल सही है। म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, हमारे पास क्या होता है? ये भी हो गया हमारे पास। 138 का हमारे पास सही हो गया। तीसरा क्या है? ऑल म्यूटेशन आर बेनिफिशियल, नहीं भाई, हमें खुद ही नहीं पता है बेनिफिशियल होगा या फिर हार्मफुल होगा, गलत हो गया। तो पहला दूसरा था करेक्ट। नेक्स्ट, कंसीडर द हार्डी विनवर्ग इक्विलिब्रियम। इट एज्यूम्स नो म्यूटेशन, इट एज्यूम्स माइग्रेशन, इट एज्यूम्स स्मॉल पॉपुलेशन साइज। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, हार्डी विनवर्ग के लिए नो म्यूटेशन, ये सही है। नो माइग्रेशन सही है, क्योंकि म्यूटेशन होगा तो हार्डी विनर इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हार्डी विनर इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि पॉपुलेशन मस्ट शुड बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मस्ट शुड बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। हार्डी विनर का मेन प्रिंसिपल यही था कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा भाई। अगर तुम म्यूटेशन कराएगा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, जीन पूल डिस्टर्ब होगा। अगर कोई उसके अंदर आ जाएगा तो भी जीन पूल डिस्टर्ब होगा, कोई बाहर चला जाएगा तो भी जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलता है? माइग्रेशन। ये दोनों तो स्टेटमेंट सही हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इट्स एज्यूम ए स्मॉल पॉपुलेशन साइज, नहीं, स्मॉल पॉपुलेशन साइज का जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, और स्मॉल पॉपुलेशन में तुम कुछ को गायब कर दोगे तो कभी भी कोई भी इकोसिस्टम या कोई भी पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा ही नहीं। चार था, तुमने दो को मार दिया, खत्म, वो खत्म ही हो जाएंगे। तो हमेशा ये किस पे काम करता है? लार्ज पॉपुलेशन साइज पे। तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे अगर लार्ज लिखता तो तीनों सही हो जाता, सॉरी, यहाँ पे अगर लार्ज लिखता तो तीनों सही हो जाता, ये दोनों सही था, ये गलत हो गया। तो कौन सा हो गया हमारे पास? पहला एंड दूसरा। तो 139 का ए, कौन सा हो गया? 139 का ए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर एनिमल ग्रुप दैट अपीयर्ड इन द पैलियोजोइक। मेजर एनिमल ग्रुप दैट अपीयर्ड इन द पैलियोजोइक। ट्रिलोबाइट्स, ब्रेंकियोपोड्स, डायनासोर्स, कार्टिलेजिनस फिश। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा हमारे पास अपीयर्ड है और कौन सा नहीं है, सिंपल। तो 140 का हमारे पास कौन जाएगा? डायनासोर्स हमारे पास नहीं होता है, डायनासोर कहाँ पे होता है? जुरासिक वाले में। तो ये तो गलत हो गया। तो ट्रिलोबाइट्स, ब्रेंकियोपोड्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, पहला, दूसरा एंड चौथा कहीं है क्या इसमें? ऑप्शन इज द करेक्ट। 140 का क्या होगा? ऑप्शन है, डायरेक्टली जियोलॉजिकल टाइम स्केल से है। नेक्स्ट हमारे पास, रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस इवोल्यूशन। फोटोसिंथेसिस इवोल्यूशन मैंने ऊपर भी एक बार बताया था। द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज एचटीएस एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर। H2S, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, ये कैसे थे हमारे पास? तो बिल्कुल सही है, बाद में ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ था। बाद में क्या हुआ था? ऑक्सीजन। तो मैंने अभी बताया था कीमो ऑटोट्रॉप्स हुए थे, वहां पे वाटर न यूज करके क्या यूज किया गया था? H2S, सल्फर, और बाई प्रोडक्ट में क्या निकला था? सल्फर। तो फोटोसिंथेसिस में भी ये चीज मैंने बताया था, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? CO2 प्लस H2O, C6H12O6 बनता है। बट यहाँ पे क्या था? CO2 प्लस H2S, तो यहाँ से क्या बना? C6H12O6 प्लस सल्फर गैस निकल गया। तो इससे एक चीज प्रूफ हो रहा था कि जो ऑक्सीजन निकलता है हमारे पास वाटर से निकलता है, ना कि O2 से निकलता है। तो ये प्रूफ में भी काम आया था, तो वहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हमारे पास 141 का, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक इवॉल्व लेटर इन साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक लेटर इन साइनोबैक्टीरिया, ये भी बात सही है। साइनोबैक्टीरिया से क्या निकला? ऑक्सीजन, पहले भी बताया। द प्रोडक्शन ऑफ O2 लेड टू द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, हाँ, क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? तीसरा, यानी कि CO2 का रिडक्शन होता है, और H2O का क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन। जब आप केमिस्ट्री जाओगे तो H2O का क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और CO2 का क्या होता है? रिडक्शन। इसी वजह से जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नॉट सिर्फ ऑक्सीडेटिव, नॉट सिर्फ रिडक्टिव। ये कैसा होता है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है हमारे पास? रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास? सही हो गया। ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? 141 का कौन सा हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट सही हो गया, तो 141 का डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर फॉसिल रिकॉर्ड। इयोहिपस,
ईओहिपस को क्या बोलते हैं, ठीक है। ईओहिपस दैट इज अ करेक्ट, क्या बोलते हैं, डाउन हॉर्स। अभी मैंने हॉर्स का दिखाया था ना, तो वहाँ पे लिखा है, अगर आप देखोगे तो हॉर्स का मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर इसमें लिखा हुआ तो देखो लिखा है ना, इसमें नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, करेक्ट बताना आपको। ईओहिपस क्या आता है हमारे पास, डाउन हॉर्स। एस्ट्रोलोपिथेकस क्या होता है, लीसी। स्टिगोडॉन क्या होता है, एनिशिएंट एलिफेंट। ये तीनों क्या हमारे पास सही है, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा, डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच आर ट्रू फॉर द इवोल्यूशनरी सिंथेसिस नियो डार्विनिज्म। कौन सा है हमारे पास, नियो डार्विनिज्म। तो यहाँ पे देखो, इट इंटीग्रेट्स डार्विनिज्म सिलेक्शन विद द मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये सही है। इट रिकॉग्नाइज जेनेटिक ड्रिफ्ट एज ए फैक्टर। इट एक्सक्लूड द रोल ऑफ आइसोलेशन। इट एक्सक्लूड द रोल ऑफ आइसोलेशन। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। इन्होंने आइसोलेशन को भी लिया था, यानी कि इंक्लूड हो गया यहाँ पे। एक्सक्लूड तो मेंडल ने कर ही दिया था, तो ये वाला, तो यानी से कौन सा हो गया, पहला एंड दूसरा, 143 का सेकेंड, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट, एडेप्टेशन मिमिक्री इज ए फॉर्म ऑफ एडेप्शन, सही बात। मिमिक्री क्या है, ए फॉर्म ऑफ एडेप्टेशन। एडेप्टेशन आर ऑलवेज स्ट्रक्चरल, नेवर बिहेवियरल। Adaptation increase the fitness of organism. Adaptation increase the fitness of organism. अब ये ऑलवेज स्ट्रक्चरल बोलना गलत है, नेवर। ये बिहेवियरल भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। जैसे कि बिहेवियरल में क्या होगा, आवाज निकालने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, ये सब क्या है बिहेवियरल। और स्ट्रक्चरल का मतलब अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी। तो ये दोनों होता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ स्ट्रक्चरल ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो पहला एंड तीसरा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। Consider geological events. The extinction of dinosaur occurred at the end of Cretaceous. Occurred at the end of Cretaceous. तो ये क्या हमारे पास सही है। डायनासोर क्रेटेसियस में सबके सब गायब हो गए। नेक्स्ट हमारे पास, द लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन अकर्ड इन द परमियन। ये कई बार क्वेश्चन आया, कहाँ पे हो सबसे मास एक्सटेंशन, परमियन में। द पेंजिया बिगेन टू ब्रेक अप इनटू द मैसेज, एक ये भी स्टेटमेंट क्या हमारे पास सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट फिर से आ गया, देखो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन। In the context of neutral theory of molecular clock hypothesis applied at the rate of nucleotide substitution is a constant over time across lineage, गलत। Evolution proceed it takes caused by the environmental catastrophes. Only phenotype change can be time evolutionary events. DNA repair mechanism work faster in the higher animals. अब यहाँ पे समझना है कि हमारे पास 146 क्या क्या हो रहा है, करेक्ट हमें करेक्ट ही बताना है इसमें तो। In the context of neutral theory of the molecular clock, the rate of nucleotide substitution is constant over time across lineage. दूसरा हमारे पास evolution proceed in ticks caused by the environmental catastrophe, नहीं ये गलत हो गया। Only phenotypic changes can be used to time evolutionary events, नहीं ये भी गलत है। हमारे पास phenotypic changes can be used to time, नहीं फिनो, जब तक जीनोटाइप नहीं होगा तब तक फिनोटाइप हो ही नहीं सकता। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म वर्क फास्टर इन द हायर एनिमल्स, नहीं मैं बता रहा हूँ। अब हमारे पास जो स्मॉलर एनिमल है, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जीनोम है, तो बैक्टीरिया के अंदर जीनोम छोटा है। बैक्टीरिया के अंदर जीनोम क्या है हमारे पास, बहुत 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 छोटा है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन। तो उस केस में उनके अंदर हमारे पास डीएनए मैकेनिज्म क्या होगा हमारे पास, फास्टर। यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म या प्रोकैरियोटिक में सबसे ज्यादा फास्टर होता है, और जितना हायर मैमल्स में जाएंगे ये क्या हो जाएगा, स्लो। तो ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। द रेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट ओवर टाइम क्रॉस लिनिएज। कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप न्यूट्रल थ्योरी से आप जोड़ोगे तो उस केस में मैंने अभी बताया था, ना तो ये बेनिफिशियल को सपोर्ट करता है, ना तो ये किसको सपोर्ट करता है, हमारे पास हार्मफुल को। जो हमारे पास न्यूट्रल जो एलिल्स होते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट में एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। बाकी इन तीनों को आप अगर उसको नहीं पता था तो हम इन तीनों स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the specific fossil genus is obtained cited as a connective link showing the transition from four-toed browsing horse to three-toed। toed वाला मैंने बताया था हॉर्स के लिए होता है। four-toed to three-toed grazing horse with high crowned teeth, with high crowned teeth। अब यहाँ पे क्या होता है, मेरी चिप्पस हॉर्स के इवोल्यूशन में ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखा था, जो लोग भी अटेंड किए होंगे उनको पता होगा। तो वहाँ से ये क्वेश्चन था डायरेक्टली, ये थोड़ा सा टफर टाइप के क्वेश्चन थे, रिमेनिंग लास्ट के 5। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ ऑफ ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट इज कॉज्ड बाय द मास extension of many obligate anaerobes during this period, which mineral formation
बिकेम प्रीविलेंट इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड, दैट इज होता है BIFs। क्या होता है हमारे पास? BIFs। क्या होता है हमारे पास? BIF। अभी BIFs क्या होता है हमारे पास? तो आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स का जो लेयर है, उस वहाँ पे हमारे पास क्या होता है? आयरन ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास? आयरन ऑक्साइड होते हैं, जिसके साथ हमारे पास क्या होता है? मिक्स हो जाता है और बनाता है बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। कहाँ पे? सेडिमेंट्री वाले रीजन में। तो वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे पास आयरन बहुत ही तेजी के साथ क्या करता है? रिएक्ट, और वहाँ पे क्या बनाता है? BIFs बनाता है। तो इसका वही था, डेट इज द बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, BIF। नाम ही है ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये दोनों एसर्शन रीजन है, बट इजी क्वेश्चन है। क्या हो गया हमारे पास? द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इज मोर सिमिलर टू द जीनोम ऑफ एन अल्फा प्रोटियोबैक्टीरियम देन टू ए न्यूक्लियर जीनोम ऑफ द यूकैरियोटिक इट रिसाइड इन। ये क्या हमारे पास? That is a correct. Next, mitochondria originated from a endosymbiotic event where the prokaryotic was engulfed by ancestral eukaryotic और archaea cell। ये भी सही है, आर्कियोबैक्टीरिया। और अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक किससे बना है? प्रोकैरियोटिक से। तो हमारे पास 149 क्या हो गया हमारे पास? डेट इज द ए भी सही है और बी भी सही है, और दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन can't account for the high level of polymorphism observed at the molecular level in the natural population. Next, reason क्या है? According to the neutral theory, most molecular variation are neither advantageous nor disadvantageous, बताया था, to the survival of the organism। ना तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज, ना तो क्या हमारे पास डिसएडवांटेज। ये भी क्या हमारे पास सही है, नेचुरल सिलेक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर द करेक्ट। ये बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? विनीता, आशीष जी। तो कुछ क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन में आपको मेन चीज़ है, अगर जिसने भी ज्वाइन किया, एक तो आप हॉर्स का एवोल्यूशन खुद से देख सकते हो, और क्या ह्यूमन का एवोल्यूशन यहाँ से आएगा ही आएगा, और क्या है हमारे पास? एलिफेंट का। कुछ बात है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है, आप चाहो तो उस इमेज को भी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आप देख सकते हो। ये बात क्लियर है? थैंक यू आशीष। अब ये वाला 136 क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा है। कहाँ गया? 136 ये वाला। या तो यहाँ पे प्रोक्रिएट लिखता है, यहाँ पे, बट समथिंग इज मिसमैच्ड। ये बात क्लियर? तो 136 को छोड़ के बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप सब अब बना लीजिएगा जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, रिकॉर्डिंग आप देखोगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। नेक्स्ट आप लोग का टेस्ट होगा सैटरडे को। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा सभी लोग, और सभी टाइप का क्वेश्चन करिए कि हमें नहीं मालूम है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, डेट्स वाई। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन।